हेलो गाइस, आई एम सुमित चौधरी। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश माइंड। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी 45 दिन की स्पोकन इंग्लिश की इस सीरीज में। दोस्तों, इफ यू स्टे विद मी फॉर नेक्स्ट 45 days, you will be able to speak English because I have a plan for speaking English in just 45 days. So let's start our class. देखिए, जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो बिल्कुल बेसिक से रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश होती क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश है क्या। तो आप समझेंगे कि इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज। इंग्लिश जो है ना, एक वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है दैट इज ओरिजिनेट इन इंग्लैंड, और जो ओरिजिनेट हुई थी इंग्लैंड में हुई थी। कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इट सर्व्स एज ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका। इट सर्व्स, यह सेवा करती है, मतलब इसकी तरह काम करती है, एज ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है जिसको सब लोग बोलते हैं, मतलब सारे ही देश के लोग लगभग इसको बोलते हैं, ठीक है। मीनिंग, इसका मीनिंग समझेंगे। इट इज अ कॉमन लैंग्वेज, ये एक कॉमन लैंग्वेज होती है फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए, मतलब बात करने के लिए, बिटवीन किन में? लोगों में, बिटवीन बीच लोगों में, हु डू नॉट शेयर सेम नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। देखिए, ये उन लोगों में बात करने का एक जरिया होता है जिनमें कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है, जिनकी लैंग्वेजेस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों, हमने समझा इंग्लिश क्या है। और जोफ्रे चौसर इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश के फादर जो है ना, जोफ्रे चौसर को माना गया। तो सबसे पहले हमने समझा इंग्लिश क्या है। इंग्लिश हमारी क्या है? एक लिंगुआ फ्रैंका है और ये एक वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है, ठीक है। अब आइए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, तो देखते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं हमारी पहली क्लास को, ठीक है। आप लोग शुरू से इसकी नोट्स बनाना और मैं हैंड टू हैंड आपकी प्रैक्टिस भी कराता चलूंगा, और ये तो हमारी बेसिक क्लास है, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले। देखिए, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, और किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? साउंड के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? साउंड के थ्रू, ठीक है। उसको हम बोलकर करते हैं, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारा बोलकर, जिसको हम साउंड बोलेंगे। एक होता है किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका लिखकर उसको करते हैं। जब हम लिखकर करते हैं तो हमें सिंबल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सिंबल्स। सिंबल्स को ही हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? लेटर। अब इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं टोटल? इंग्लिश में लेटर होते हैं हमारे 26। कितने लेटर होते हैं? 26। और 26 लेटर को जब हम कंबाइन करेंगे, एक साथ मिलाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे अल्फाबेट। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश की वर्णमाला, ठीक है। और इंग्लिश अल्फाबेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा वोवेल और दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट। तो वोवेल कितने होते हैं हमारे? वोवेल होते हैं 5। कितने होते हैं? 5, यानी कि 5 हमारे वोवेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं वोवेल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। और दोस्तों, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? तो कॉन्सोनेंट, इनको छोड़ के जितने भी रिमेनिंग लेटर्स होते हैं ना, वो सब हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि बी, सी, मतलब जितने भी इन्हें छोड़ के बचे जेड तक, वो सब हमारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। अब दोस्तों समझते हैं, देखिए वोवेल और कॉन्सोनेंट का काम क्या होता है। तो देखिए, जनरली इनका वर्क होता है, जो वोवेल होता है वो मात्रा लगाने का काम करता है, और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो बेस बनाने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। मैंने एक नाम लिखा यहाँ पे, मोनू। क्या लिखा? मोनू, ठीक है। अब इंग्लिश में मैं कैसे लिखूंगा? MONU। तो देखिए, ये हमारा वोवेल है, ये हमारा वोवेल है। तो वोवेल ने मात्रा लगाने का काम किया यहाँ पे। हम क्योंकि हिंदी के थ्रू इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके बारे में भी, ठीक है। जनरली ये 100% मैं ये नहीं कह रहा कि यही काम करेंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता है, ठीक है। ये मात्रा लगाते हैं और ये हमारा वेस बनाने का काम करता है, लेकिन ये 100% नहीं होता। कभी आप समझो कि हमेशा साउंड इसका ओ का ओ निकलेगा और यू का यू निकलेगा, ऐसा इंग्लिश में नहीं होता, ठीक है। अब हम समझते हैं। देखिए, जो साउंड निकलते हैं ना इंग्लिश में, कितने साउंड्स निकलते हैं? इंग्लिश में जो साउंड्स होते हैं, वो वोवेल जो साउंड्स निकालते हैं वो कितने निकालते हैं? 20 साउंड्स, ठीक है दोस्तों। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स निकालते हैं हमारे 24, ठीक है। तो टोटल मिला के साउंड्स जो इंग्लिश के हमारे 26 यानी कि 26 लेटर होते हैं, उनके टोटल मिला के साउंड्स निकलते हैं हमारे 44। ओके, अब हम समझेंगे साउंड। साउंड्स क्या मतलब है? व्हाट्स द मीन ऑफ साउंड? साउंड का मतलब, तो देखिए एग्जांपल से समझेंगे हम साउंड से मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने आपके सामने ना 3 वर्ड लिखे हैं। एक तो लिखा है मैंने फाइन, एक मैंने लिखा है सर्कल, एक मैंने लिखा है हिट, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या है जो हमारा यूज हुआ है, यहाँ पे हमारा यूज हुआ है आई को मैंने क्या पढ़ा है यहाँ पे? फाइन। किसका साउंड निकाल रहा है ये? आई का साउंड, ठीक है।
और फिर यहाँ पे सर्कल, जो आई से साउंड निकल रहा है वो सर यानी कि आ का साउंड निकल रहा है इससे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा हिट, तो ये जो ई है ना वो आई है ना, आई किसका साउंड निकाल रहा है, ये ई का। तो देखिए कितने साउंड निकाले इसने, एक तो यहाँ पे आई का साउंड निकाला, यहाँ पे इसने आ का साउंड निकाला, यहाँ पे इसने ई का साउंड निकाला, ठीक है। तो एक ही आई है और आई ने 3 साउंड यहां पर निकाले, ठीक है। तो ये तो हो गया वोवेल का साउंड। अब हम समझते हैं कॉन्सोनेंट कैसे साउंड निकालते हैं, अलग अलग कैसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ये हमारी सी है, सी, ये हम किसको पढ़ रहे हैं, सी का साउंड यहाँ पे सा आया है, सी, और यहाँ पे सी का साउंड क्या आया है, का आया है। तो सी का साउंड क्या होता है दोस्तों, सी का साउंड यहाँ पे एक जगह का निकला और एक जगह सा निकला। अब इसका भी लॉजिक होता है, ये सारी ही बातें आपको क्लासेस में समझाई जाएंगी। जैसे सी के साउंड के लिए हम जनरली क्या यूज कर सकते हैं, अगर सी के बाद कहीं पे भी ई या आई या बाई आए तो सी का साउंड क्या होता है, जनरली क्या निकलता है, सा निकलता है। अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई और लेटर आ जाए इन तीनों के अलावा तो सी का साउंड जनरली का निकलता है। बट इट इज नॉट 100% करेक्ट, क्योंकि सबके इंग्लिश में क्या होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखिए, अब हम समझते हैं लेटर को, ठीक है। शुरू से समझते हैं व्हाट इज लेटर। लेटर क्या होता है दोस्तों, तो देखिए लेटर जो होता है ना हमारा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का सबसे छोटा यूनिट होता है लेटर, ठीक है, जिसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए, वी, सी, डी, ये क्या कहलाते हैं, अलग अलग आप इनको लिखोगे तो ये लेटर कहलाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब हम लेटर को एक साथ लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा वर्ड। क्या कहलाता है, वर्ड। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर का वह समूह दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई एक अर्थ निकल के आए, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने लिखा ये स्कूल, ठीक है, इसमें कितने लेटर हैं, इसमें 6 लेटर हैं। 6 लेटर ने मिलकर एक वर्ड बनाया और उसका एक मतलब निकल के आया स्कूल यानी कि विद्यालय। ऐसे ये क्या है, एच ई, ही, यहाँ पे 2 लेटर यूज हुए हैं और इन्होंने ही का मतलब निकल के आया यहाँ पे वह। यहाँ पे पिले मैंने लिखा 4 लेटर यूज हुए हैं यहाँ पे, तो एक वर्ड बना जिसका मतलब निकल के आया दोस्तों खेलना। अगर मैं ऐसे आपके सामने कई सारे वर्ड रख दूं, ठीक है, तो जैसे मैंने ये किया ई एच, तो ये वर्ड होगा। देखिए वर्ड हम उसको मानते हैं जिसका अर्थ भी निकल के आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कई सारे हम लेटर एक साथ लिख दें और उनका कोई मतलब ना निकले, उनका कोई अर्थ ना निकले, तो उसको हम वर्ड नहीं कह सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब कई सारे वर्ड्स के बाद में किसकी कहानी चलती है, फिर आता है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस जो होता है ना दोस्तों, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का समूह। जब हम कई सारे शब्द को एक साथ मिलाते हैं, दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, और जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है सेंटेंस। तो समझ गए सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का वह समूह जिसका कोई एक अर्थ निकल के आए, वो हमारा कहलाता है सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो पूरा इसमें क्या देखिए, 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे 5 वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है, और उनका एक मतलब प्रॉपर एक मतलब निकल के आया है कि वह स्कूल जा रहा है। तो इट इज अ करेक्ट सेंटेंस, ये हमारा एक करेक्ट सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आता है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ को आप स्पीच भी कह सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ क्या होता है, जब सेंटेंसेस एक साथ मिलते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं उसको पैराग्राफ। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराग्राफ, तो समझिए अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ना। अब आगे बढ़ती है स्टोरी। अब पैराग्राफ क्या होते हैं, ये 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन के हो सकते हैं, ठीक है, कितना भी बड़ा ये हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सेंटेंसेस को जोड़कर एक पैराग्राफ बनाया जाता है। और सबसे लास्ट में आती है दोस्तों हमारी स्टोरी। स्टोरी मतलब कहानी। कोई भी जो भी एक चैप्टर आप लोग पढ़ते हो या कोई भी आप न्यूज वगैरह जो भी पढ़ते हो आप, एक कहानी के रूप में होता है, उसमें कई पैराग्राफ को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आई। सबसे पहले लेटर, जब कई सारे लेटर को एक साथ मिलाया तो हमारा बना वर्ड, और जब वर्ड को एक साथ मिलाया तो हमारा बना सेंटेंस, और जब सेंटेंस को एक साथ मिलाया तो बना पैराग्राफ यानी कि स्पीच, जिसका हम बोलने में यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी स्टोरी, ठीक है। अब आगे समझते हैं।
देखिए अब समझते हैं, हम यहां से हमारी क्लास शुरू होगी बोलने के लिए। आपको इसको जरा थोड़ा सा अच्छे से समझना है और मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। हम इस क्लास को ज्यादा हार्ड नहीं बनाना चाहते, क्योंकि मैं डीपली हर चीज को बाद में भी एक बार समझाना है आपको। तो पहले आप इसको देखिए ताकि आप बोलना स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट का एक नाम और होता है, देखिए इसको आप सब्जेक्ट बोल दो या इसको आप डूअर बोल दो, ठीक है। इसके एक ही दो नाम होते हैं, सब्जेक्ट या डूअर। तो व्हाट इज सब्जेक्ट? अगर हम इंग्लिश की बात करें डेफिनेशन की, तो व्हाट वी टॉक अबाउट, हम जिसके बारे में बात करते हैं, या Who does the work, जो काम को करता है, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जो जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो काम को करता है वो हमारा दोस्तों सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक सब्जेक्ट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन, एक होगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा की बात करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? ही मींस वह, ये लड़के के लिए यूज होता है, पुरुष के लिए। सी मींस वह, ये लड़की के लिए यूज होता है, महिला के लिए। इट हमारा क्या होता है? ये एनिमल्स वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। बाद में इसका डिटेल में यूज पढ़ाना है। बॉय या किसी का नाम, ठीक है। जब काम को करने वाला या जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ही, सी, इट, बॉय या नाम मतलब एक होगा, तो उसे हम बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है? जैसे कि वी मिस होता है हम, यू मिस होता है तुम, दे मिस होता है बे, बॉयज मतलब लड़के, कई सारे लड़के, ठीक है। यहाँ पे बॉय एक लड़का है और वहां पर कई सारे लड़के हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं प्लूरल, यानी कि वी, यू, दे, बॉयज, ये हमारे प्लूरल होते हैं, ठीक है। अब आई को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आई का थोड़ा सा ना केस अलग है। आई मींस मैंने नोट करके लिखा है इसलिए, देखिए आई जो होती है ना हमारी, आई मींस होता है मैं। आई क्या होता है? सिंगुलर होता है, बट इसका यूज जो है ना प्लूरल में भी करते हैं। तो इसका यूज दोनों जगह होता है, ठीक है। वो कैसे होता है वह अभी हम बताने वाले हैं आगे, ठीक है। अब इन्हें छोड़कर जितने भी बचे सब्जेक्ट, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जैसे सपोज दैट डॉक्टर अगर एक है तो सिंगुलर में जाएगा, डॉक्टर्स बहुत सारे हैं तो प्लूरल में जाएगा। टीचर एक है तो सिंगुलर में जाएगा, टीचर्स बहुत सारे हैं तो प्लूरल में जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप इसी की तरह आप उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं दोस्तों? देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ना टेंस को पहचान करने के लिए हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम टेंस की पहचान करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब भी देखिए टेंस की पहचान मतलब, देखिए जैसे मैंने एक हिंदी में सेंटेंस बोला, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो हम देखते हैं पहले कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, क्योंकि इसके लास्ट में रहा हूं आ रहा है। अब इंग्लिश में कैसे पहचान करते हैं? तो इंग्लिश में पहचान करने का एक हेल्पिंग वर्ब का आना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और एक मैन वर्ब का यूज करते हैं कि कौन सी फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी? टेंस की पहचान कराएगी। अब हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, एक होती है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मैंने यहाँ ना एचवी शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है दोस्तों। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी आती है? देखिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में आएगी हमारी डज, इज, एम, हैज, वॉज, डिड और हैड, ठीक है। और प्लूरल में कौन कौन सी आएगी हमारी? डू, आर, हैव, वर, डिड और हैड। डिड और हैड सिंगुलर में भी आएगी, डिड हैड प्लूरल में भी आएगी, ठीक है। अब आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले हम इनका ही यूज करेंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है। ऐसा हम नहीं करेंगे कि ही के साथ मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं करेंगे हम कि ही के साथ हम डू का यूज करेंगे, नहीं कर सकते। या आर का करेंगे, या हैव का करेंगे, वर का करेंगे, नहीं कर सकते कॉमन वे में, ठीक है। वर का केस अलग होता है, वो आगे समझाया जाएगा, ठीक है। इनका नहीं कर सकते। ऐसा भी हम कभी नहीं कर सकते कि प्लूरल के साथ, इनके सब्जेक्ट के साथ हम इस वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन डिड हैड कॉमन है, दोनों में है, तो इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होगा और प्लूरल के साथ भी होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम आई के केस को समझते हैं। आई का केस मैंने बताया था थोड़ा सा अलग है। तो देखिए आई जो है ना दोनों में से हेल्पिंग वर्ब लेता है, यानी कि दोनों के हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब देखिए जो आई है ना वो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लेगा? देखिए सिंगुलर में उसके साथ, यहां से इसके साथ एम जाएगा,
मतलब सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब ये एम लेगा और यहां से वॉज लेगा, तो दो तो लेता है ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली, ठीक है। डिड और हैड तो आएगा, वो तो दोनों तरफ है, कॉमन है, ठीक है। और बाकी के हेल्पिंग वर्ब आएंगे प्लूरल वाले इसके साथ, ठीक है। तो समझ गए आई को कब सिंगुलर माना जाता है, एक तो आई के साथ एम आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, एक पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ वॉज आता है, बाकी आई को हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों। देखिए अब मैंने बात की है मेन वर्ब की, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब का एक नाम और होता है एक्शन। क्या नाम होता है इसका, एक्शन, ठीक है। मेन वर्ब का एक नाम और होता है एक्शन। ये क्या होता है हमारा, मेन वर्ब होता है हमारा काम। क्या होता है दोस्तों, काम। देखिए काम क्या होता है, हिंदी में जिनके लास्ट में ना नी ने आए या आने की संभावना हो वो हमारे काम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आना, जाना, रोना, धोना, गाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, ये सब क्या होते हैं हमारे दोस्तों, काम होते हैं। तो समझते हैं हम काम को, ठीक है। तो मेन वर्ब की हम तीन इसकी फॉर्म्स बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तीन फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको मैं V1, V2 या V3 भी कह सकता हूं, ठीक है। अब ये इसका मीनिंग है, जैसे देखिए प्ले में होता है खेलना, सेकंड फॉर्म इसकी प्लेड और थर्ड फॉर्म भी इसकी प्लेड। फिर है कुक में होता है पकाना, सेकंड फॉर्म इसकी कुक्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी कुक्ड, ठीक है। फिर होता है वॉच में होता है देखना, सेकंड फॉर्म वॉच्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है दोस्तों वॉच्ड, ठीक है। गो मिस जाना, सेकंड फॉर्म बैंड, थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। सिंग मिस होता है गाना, सेकंड फॉर्म सेंग और थर्ड फॉर्म संग। फिर स्पीक मिस होता है बोलना, सेकंड फॉर्म स्पॉक और थर्ड फॉर्म स्पोकन, ठीक है। फिर होता है फ्लाई में होता है उड़ना और उड़ाना दोनों होता है, ठीक है। सेकंड फॉर्म फ्ले और थर्ड फॉर्म फ्लॉन, ठीक है। फिर आता है रीड और कट। देखिए इनकी दोनों फॉर्म्स क्या होता है, इसकी सारी फॉर्म्स जो होती हैं वो सेम रहती हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म भी रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड और थर्ड फॉर्म भी रीड। कट की भी तीनों फॉर्म सेम रहती है, कट। अब आपको दोस्तों ये समझना कि फॉर्म हमें याद क्यों करनी है, तो दोस्तों इसलिए करनी होती है क्योंकि देखिए कहीं पे आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, कहीं पे आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, कहीं पे आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो आपको याद होंगी तभी तो आप एकदम से अचानक उसको याद मतलब यूज कर सकते हो ना, तो आपको याद करना है। अब देखिए समझते हैं, देखिए वे वर्ब या वे मेन वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म में हम सिर्फ ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड बना सकते हैं, उनको बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब। और वह वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म बनाने के लिए कोई भी रूल मतलब एक जैसा रूल फॉलो ना करें वो, ठीक है। किसी इसमें क्या हो सकता है, तीनों फॉर्म सेम हो सकती हैं, तीनों फॉर्में अलग हो सकती हैं, या पहली अलग होकर दूसरी और तीसरी सेम हो सकती है। तो इन वाली वर्ब्स को हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब, ठीक है। ये हमारे इनको वर्ब्स कर दो, ये रेगुलर वर्ब्स और ये इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अब आपको एक बात और समझनी है, देखिए कभी भी जब हमें जरूरत होगी, आईएनजी जब भी जुड़ता है वो फर्स्ट फॉर्म में जुड़ता है, एस या ईएस जब भी जुड़ता है वो भी हमारा फर्स्ट फॉर्म में जुड़ता है। सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में आईएनजी या एसईएस नहीं जोड़ सकते। अब आपने अभी कभी देखा होगा कि आपने नाम सुना होगा B5, ठीक है, और B4। अब B4 B5 क्या होता है, देखिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे तो उसको आप B4 भी कह सकते हो, यानी कि मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो। और अगर आप फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दोगे तो उसको क्या है, हम B5 यानी कि मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। तो आपको याद करनी है कैसे भी, बट ये तीन क्या होती है, इंपोर्टेंट होती हैं। और आप क्या करना है, अगर आपको फोर्थ फॉर्म बनानी है तो फर्स्ट फॉर्म में इजीली आईएनजी लग जाता है, बट उसके रूल होते हैं, वो सब आपको डिटेल में अभी आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और एसईएस लगा दिया तो उसको फिफ्थ फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये वर्ब्स आपको याद करनी है, हम वर्ब की क्लास अलग से डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आगे समझते हैं हम दोस्तों। देखिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन वर्ड को। किसको समझते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड वे शब्द होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो समझते हैं दोस्तों, क्योंकि इनके बिना विदाउट दीज वर्ड वी कैन नॉट आस्क द क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू गेट अंडरस्टैंड। ओके, देखिए समझते हैं इनको। अब पहला है हमारा वॉट मीन्स होता है क्या। अब इसको भाट नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना है इसको वॉट पढ़ना है या इसको पढ़ना है वट।
ठीक है, पहले आप इसको व्हाट पढ़ेंगे, व्हाट, जैसा मैं बोल रहा हूं आपको सेम टू सेम पढ़ना है, ठीक है। पहला है आपका व्हाट, व्हाट मींस होता है क्या, फिर है व्हाई, व्हाई मींस होता है क्यों, वेयर, वेयर मींस होता है कहां, फिर होता है व्हेन, व्हेन मींस होता है कब, फिर होता है हाउ का मतलब होता है कैसा या कैसी, फिर होता है विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, फिर होता है whom मींस होता है किसे या किसको, whose मींस होता है किसका या किसकी भी हो सकता है यहाँ पे, हाउ मेनी और हाउ मच, इनको आप थोड़ा सा सही से समझना। देखिए हाउ मेनी का मतलब भी कितना कितनी होता है और हाउ मच का मतलब भी कितना कितनी होता है, लेकिन यूज में अंतर होता है दोस्तों इनके। क्या होता है, देखिए हाउ मेनी का यूज करते हैं हम जिनको काउंट कर सकते हैं, किन के साथ करते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पूछूं आपसे आपके घर में कितने रूम है, कितने रूम्स है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस, ठीक है। और अगर अनकाउंटेबल के साथ जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको तोलते हैं जनरली या नापते हैं, उनके साथ हम यूज करते हैं हाउ मच का। जैसे मैं पूछूं कि आप एक दिन में कितना पानी पीते हो, तो मैं लगाऊंगा वहां पे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, ओके। तो जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं कितना कितनी के सेंस में, और जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। अब ये थोड़े से एडवांस लेवल के थोड़े से आपको क्वेश्चन वर्ड समझते हैं, जैसे कि ये पेयर में भी होते हैं। फ्रॉम वेयर कहां से, जैसे बोलते हैं कि आप कहां से आ रहे हो, तो बोलना है कि फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आप कहां से आ रहे हो, ठीक है। एट व्हाट टाइम, कितने बजे, इसका मतलब होता है कितने बजे, एट व्हाट टाइम विल यू कम, कितने बजे आओगे, आप ऐसे यूज कर सकते हो इनको। ये बहुत अच्छी है, अगर आप इनको यूज करोगे ना, और इजीली आप इनको यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। विच वन, कौन सा वाला, आप इसको बोलते हैं कौन सा वाला, विच वन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह के, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर कमिंग, या व्हाट टाइप समझते हैं। हाउ ऑफन, सॉरी हाउ ऑफन लिखना था, ये हाउ आफ्टर हो गया, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, ठीक है, हाउ ऑफन। तो हाउ ऑफन का मतलब होता है कब कब, ठीक है, या कितनी बार। जैसा हाउ ऑफन डू यू ईट फूड, आप कितनी बार खाना खाते हो, ठीक है। या हाउ ऑफन डू यू ब्रश योर टीथ, कितनी बार आप ब्रश करते हो, ठीक है। अगला है हाउ फार, ये क्या है हमारा हाउ फार, कितनी दूर, जैसा हाउ फार आर यू लिविंग, कितनी दूर रह रहे हो, या इस टाइप से आप कितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो, बाद में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हाउ लॉन्ग, कितना समय, हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को करने में आप कितना समय लोगे, ठीक है। या हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, कितना समय रुकोगे भाई, आप इस टाइप से यूज कर सकते हो। फिर आया अबाउट हुम, किसके बारे में, जैसे बोल रहा हो कि अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप बोल सकते हो यहाँ पे सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। फिर अप टू व्हेन, कब तक, कब तक के सेंस में हम किसका यूज कर सकते हैं, अप टू व्हेन, अप टू व्हेन विल यू स्टे हियर, आप कब तक रुकोगे यहाँ पर, ठीक है, आप ऐसे यूज कर सकते हो। व्हाट एल्स, और क्या, ठीक है, व्हाट एल्स विल यू ईट, आप और क्या खाओगे, ठीक है। तो आप इस टाइप से इनके यूज अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। सिंस व्हेन, कब से, सिंस व्हेन आर यू कमिंग हियर, आप कब से आ रहे हो, सिंस व्हेन आर यू वॉचिंग टीवी, इस टाइप से आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना अंतर होता है, पूरा ग्रामेटिकल वे में जाने में और स्पोकन में थोड़ा सा आप अंतर समझ के चलेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम आगे वाले सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो इनका समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे ना, तो सेंटेंसेस बनाने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी डिटेल में हम इनको वन बाय वन आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन आज क्या है, हम इनको वन शॉट में देखेंगे, सिर्फ एक ही वीडियो में इनको कंप्लीट करेंगे हम। तो पहले होता है हमारा नाउन। तो नाउन क्या होता है दोस्तों, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। देखिए किसी के भी नाम को नाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी के भी नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। नाम किसी का भी हो सकता है वो। अब कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, नाउन कहां पे यूज होता है, देखिए किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की जगह नाउन आता है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आता है, ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन के प्रकार। तो 5, ठीक है, 5 काइंड्स, नाउन के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है एग्जैक्ट नेम, किसी का भी खास नाम, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो,
किसी सिटी, शहर, मतलब किसी का भी एक खास नाम, जो पार्टिकुलर नेम्स होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम मोहन हो गया, रामपुर हो गया, टॉमी हो गया, ये क्या है, किसी के खास नाम है, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन है। और एक बात और याद रखना है, प्रॉपर नाउन को हम जब भी लिखते हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब हम दूसरी नाउन के बारे में समझते हैं। दूसरी हमारी नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, देखिए, जेनरिक नेम, किसी का भी जेनरिक नेम, जेनरिक नाम का मतलब सामान्य नाम, किसी का सामान्य नाम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके समान और भी बहुत हो सकते हैं, जैसे बॉय, लड़का, चाहे वो किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, जो लड़का है उसको हम बॉय ही कहेंगे, ठीक है। फिर हो गया हमारा डॉग, कुत्ता, मतलब एक क्या है, ये जाति है। फिर बुक, बुक क्या है, ये भी हमारी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, अलग अलग वैरायटी की बुक हो सकती हैं। सिटी, सिटी भी क्या है, हमारी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इनको आपको समझना है। अब देखिए, सिटी मैंने लिखा है तो ये कॉमन नाउन हो गई। अगर मैं सिटी का नाम लिख दूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुरादाबाद, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी का खास नाम हो गया। आगे हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स, ईटीसी, मतलब किसी का भी ग्रुप, ये क्या होता है, किसी का भी ग्रुप हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आर्मी, सैनिकों का समूह, क्लास, स्टूडेंट्स का समूह हो सकता है, गैंग, गुंडों का समूह, हर्ड, पशुओं का समूह, वंश, वंश क्या होता है, अंगूर का गुच्छा या चाबियों का गुच्छा, ठीक है। और भी हो सकता है, जैसे लोगों का समूह, क्राउड, ठीक है। लोगों का जो समूह होता है उसको क्राउड बोलते हैं। अगर लोग नाराज हैं या कोई अफरा तफरी कर रहे हैं तो उसको फिर हम मॉब बोलेंगे। लोगों के जो समूह को फिर क्या बोलेंगे, हम मॉब बोलेंगे। तो क्राउड और मॉब में अंतर होता है कि अगर शांत लोग हैं तो उनको हम क्राउड बोल सकते हैं, और अगर वो अफरा तफरी के मूड में है, ठीक है, तो उसको हम मॉब बोल सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मॉब लिंचिंग, ठीक है, इस टाइप से। फिर आता है हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है। फोर्थ होता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, फिजिकल सब्सटेंस, ये क्या होते हैं, भौतिक पदार्थ। ये वे चीजें होती हैं जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर नहीं, मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड, सोना, आयरन, मिल्क, वाटर, वुड, ईटीसी, ठीक है। ये मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे हम दूसरी चीजों को बनाते हैं। फिर हमारा लास्ट नाउन होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखिए, एक ऐसा नाउन होता है जिसको ओनली फेल्ट, जिसको सिर्फ हम महसूस किया जा सकता है, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, एंड कैन नॉट टच्ड, और इसको हम छू नहीं सकते, ना ही इसको हम देख सकते, ना ही इसको छू सकते, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे ब्यूटी यानी कि सुंदरता, लव प्यार, फ्रेंडशिप दोस्ती, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये क्या होते हैं, हमारे प्रॉपर क्या होते हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 प्रकार की नाउन होती है, आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, जो हमारी नाउन होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये जो 3 नाउन होती है ना, ये तीनों नाउन क्या होती है, हमारी काउंटेबल नाउन होती है। काउंटेबल मतलब इनको हम गिन सकते हैं, और जब हम इनको गिन सकते हैं तो इनका हम प्लूरल भी बना सकते हैं, और ये सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकती हैं और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो 2 होती है ना, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब इनका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता, और अगर हम प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे एस या एस जोड़कर, तो इनका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे वुड, देखिए, वुड मीन्स क्या होती है, लकड़ी, ठीक है। अगर आप इसको वुड्स करोगे तो क्या हो जाएगा, वुड्स का मतलब हो जाएगा फिर जंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, जंगल। ऐसे गोल्ड, गोल्ड में अगर आप एस जोड़ोगे, गोल्ड्स, तो फिर हो जाएगा सोने के सिक्के, ठीक है। आयरन में एस जोड़ोगे, आयरन्स, तो हो जाएगा हथकड़ी या जंजीर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम सेकंड टाइप का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, जो दूसरा हमारा है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है सर्वनाम, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो प्रोनाउन होता है, क्या काम होता है प्रोनाउन का, रिप्लेस नाउन। ये क्या काम करता है, ये नाउन को हटाकर खुद आ जाता है उसकी जगह, ठीक है। क्योंकि नाउन बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं और प्रोनाउन बहुत छोटे होते हैं, और हम क्या करते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिए, जब हम किसी का जिक्र पहली बार करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, नाउन का। जैसे मैंने कहा, मैंने एग्जाम्पल दिया, मोहन सिंह इज अ गुड मैन, ठीक है। फिर मैंने इसके बारे में बताया, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, वह ईमानदार है। फिर मैंने देखिए दूसरे सेंटेंस में क्या किया, मोहन सिंह की जगह मैंने ही का यूज किया। इसका मतलब मैंने मोहन सिंह की जगह जो प्रोनाउन ही का यूज किया है। अब प्रोनाउन को समझिए आप, हमें ज्यादा तो प्रोनाउन के बारे में समझना नहीं है, सिर्फ इतना ही हमारे लिए काम की बात
बात है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो पहले हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म मैंने लिखा, यानी कि ये सब्जेक्ट की जगह आते हैं, और ये मैंने ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव या अपना या अपनी या अपने के लिए आता है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे आई को। आई मींस होता है मैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, आई के साथ अपने या अपनी की आती है माई, ठीक है। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग माई बुक, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वी मींस होता है हम, बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, बी के साथ अपने या अपनी की आती है अवर, जैसे हम अपनी किताब पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग अवर बुक, ठीक है। तीसरा होता है तुम, सॉरी यू मींस होता है तुम, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू का यू ही होता है, और इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है इसके साथ अपने अपनी की क्या आती है योर, जैसे तुम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो तो व्हाई आर यू नॉट रीडिंग योर बुक बोलेंगे, ठीक है। फिर मैंने लिखा दे मींस होता है बे, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देम, और इसके साथ अपने अपने की मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है देयर, जैसे वे अपनी किताब पढ़ रहे हैं तो दे आर रीडिंग देयर बुक, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्लूरल होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी देम होता है और उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव भी देयर होता है, जैसे बॉयज होता है यहाँ पे या गर्ल्स होता। फिर ही मींस होता है वह, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम होता है, और इसके साथ अपने अपनी की आती है हिज। फिर होता है हमारा सी का ऑब्जेक्टिव केस सी मींस होता है वह, ये लड़की के लिए यूज होता है मतलब महिला के लिए, ये लड़के के लिए यूज होता है, ही मतलब पुरुष के लिए। तो सी के साथ सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है, और सी का साथ जो अपने अपने की पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो भी हर होता है, ठीक है। फिर होता है इट मींस यह होता है, और इस यूज किसके लिए होता है, ये वस्तुओं के लिए यूज होता है, और छोटे जानवरों के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इट, और इसके साथ इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो इट्स होता है, ठीक है। अब ये आपको समझ में आया, इसको याद कर लेना अच्छे से क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है प्रोनाउन का, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में याद आना चाहिए और आपको इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब हम समझते हैं वर्ब को। तो वर्ब क्या होती है दोस्तों, वर्ब हमारी दो प्रकार की दो चीजों को डिनोट करती है, मतलब एक्सप्रेस करती है, किसके को, एक्शन को और स्टेट। ये एक्शन और स्टेट को दिखाती है, मतलब काम को दिखाएगी या फिर अवस्था को दिखाएगी, ठीक है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक्शन वर्ब होती है जिसमें काम होता है, और स्टेट वर्ब जिसमें काम नहीं होता है। जैसे आई रन, ठीक है, मैं दौड़ता हूं, दौड़ने का काम कर रहा हूं मैं। दे टीच, वे पढ़ाते हैं, टीच पढ़ाने का काम कर रहे हैं। यू गो, तुम जाते हो, जाने का काम कर रहे हो। तो जो काम वाली वर्ब होती है, जो काम होता है, उनको हम एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां लिखा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो नो जो है ये स्टेट अवस्था बता रही है, ठीक है, जानने की अवस्था, इसको हम काम को होते हुए नहीं देख सकते। फिर मैंने लिखा आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये एक स्टेट अवस्था बता रही है, ठीक है। तो इसको इन दोनों, ये जो वर्ब हो गई दोनों हमारी स्टेट वर्ब हो गई, और जो काम वाली वर्ब होती हैं वो हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, और जिनमें काम नहीं होता उनको हम स्टेट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब नोट समझिए, ये मैंने नोट लिखा है, इसको समझेंगे। देखिए बी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। देखिए किसी भी सेंटेंस को हम बिना वर्ब के बना नहीं सकते, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे समझेंगे हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। ये क्या काम करता है, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसकी डेफिनेशन है क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मतलब खासियत बताता है। जैसे मैंने लिखा ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे बॉय की विशेषता क्या है कि वो गुड अच्छा है, ठीक है। फिर मैंने लिखा इट इज ए 5 स्टार होटल, ये होटल की विशेषता क्या है कि वो 5 स्टार है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया 5 स्टार। फिर मैंने लिखा इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया की खासियत विशेषता क्या है कि वो डेवलपिंग है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम समझते हैं कंजक्शन को। कंजक्शन क्या होता है दोस्तों, कंजक्शन को हम कहते हैं जॉइनिंग वर्ड। ये क्या काम करते हैं, ये दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को, दो शब्दों को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, ये होते हैं हमारे कंजक्शन। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज रिच, वह अमीर है, एंड हैप्पी, और खुश है। वह अमीर है और खुश है, तो देखिए एंड ने क्या काम किया, इस रिच को और इस हैप्पी को जोड़ दिया आपस में, ठीक है। तो जोड़ने वाला वर्ड कौन होता है, कंजक्शन होता है। अब हम समझेंगे सी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट बट लेजी, वह इंटेलिजेंट है बट लेजी, लेकिन लेजी भी है, तो इसने बट ने क्या काम करा, इन दोनों को, दोनों वर्ड्स को यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। आगे हम देखेंगे आई वॉज इल, मैं बीमार था, हेंस इसलिए आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है। हेंस का मतलब होता है इसलिए,
यहाँ पे हम डेट्स वाई का भी यूज कर सकते हैं और हम देयरफॉर का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम समझेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है दोस्तों? प्रीपोजिशन होती है डिटरमाइंस पोजीशन। ये क्या काम करती है? ये किसी का भी स्थान बताने का काम करती है कि कौन सी चीज कहां पर है, ये बताने का काम करती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल मतलब जो बुक है ना वो टेबल पर है। कहां पर है? बुक टेबल पर है। तो ऑन ने बताने का इन दोनों को जोड़ा आपस में और बताया इसका स्थान। तो देखिए ये क्या काम कर रहा है? बुक को बता रहा है बुक कहां पर है? टेबल पर है, ठीक है। तो ऑन द टेबल। आगे बढ़ते हैं हम। सी इज इन द रूम, वह कमरे में है। तो इसने क्या काम करा? सी की पोजीशन बताई, सी की स्थिति बताई कि सी कहां है। सी इन द रूम यानी कि कमरे में है। फिर आई कट एन एप्पल विद अ नाइफ, मैंने चाकू से सेब काटा, ठीक है। विद साथ के लिए होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के साथ का यूज करते हैं तो हम विद का यूज कर लेते हैं, और अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई काम होता है तो हम बाय का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको सब ही कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एडवर्ब को। देखिए एडवर्ब क्या होता है दोस्तों? एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। ये क्या करता है? पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड, ये अपने पास आने वाले शब्द को क्वालिफाइज यानी कि उसकी खासियत विशेषता बताता है उसकी। अब ये क्या होता है? काम के होने का ढंग बता सकता है। काम के होने का ढंग यानी कि तरीका, कैसे काम हो रहा है, स्थान बता सकता है कहां हो रहा है, या फिर ये बता सकता है कि समय, उसका टाइम भी बता सकता है। तो एडवर्ब क्या होता है? किसी के काम के होने का ढंग। सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे स्पोकन में इसका काम को करने के तरीके को बताने के लिए, टाइम बताने के लिए या फिर स्थान बताने के लिए, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे। सी वर्क्स, ठीक है। सी वर्क्स ऑनेस्टली, ठीक है, वह ईमानदारी से काम करती है। फिर हमने लिखा ही एक्टेड, ये ऑनेस्टली ईमानदारी से, ये क्या हो गया? हमारी एडवर्ब। क्या हुआ? एडवर्ब। फिर हमने लिखा ही एक्टेड स्मार्टली, ठीक है। ही एक्टेड स्मार्टली, उसने जो एक्ट किया वो स्मार्टली किया, तो उसका एक्ट करने का तरीका क्या था? स्मार्टली। तो स्मार्टली क्या हुआ? यहाँ पे हमारा एडवर्ब हुआ। फिर लिया मैंने लिखा एग्जाम्पल, सी टच्ड द बेबी जेंटली, उसने बच्चे को छुआ जेंटली, मतलब बहुत कोमलता से। आगे हम लिखेंगे ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ने की विशेषता बता रहा है फास्ट, ठीक है। तो देखिए आपने समझा, एडवर्ब भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि एडवर्ब का यूज बहुत होता है। आगे हम पढ़ते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? देखिए इंटरजेक्शन एक्सप्रेस, जो इंटरजेक्शंस जितने भी होते हैं ना वो एक्सप्रेस करते हैं क्या? सडन फीलिंग, जो हमारे मन में फीलिंग्स आती है ना तुरंत, उनको ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हुर्रे, एक शब्द होता है हुर्रे, हुर्रे से हम खुशी को प्रकट करते हैं। जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, आहा हम मैच जीत गए हैं। फिर एलास, एलास सबसे प्रकट होता है हमारा दुख, ठीक है। अलास आई फेल्ड, हाय मैं फेल हो गया। फिर मैंने लिखा वाओ, वाओ इट्स रियली अ ग्रेट आइडिया, वाओ ये रियली एक ग्रेट, महान, ये अच्छा आइडिया है। तो वाओ से हमें अच्छा यानी कि खुश या सरप्राइज को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये हमारी क्लास एंड हो चुकी है। और दोस्तों आई होप दैट आप अच्छे से समझे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉपर इनके नोट्स बनाइए और प्रॉपर हमारी क्लास अटेंड कीजिए। और इफ यू अटेंड आवर क्लास डेली, डेफिनेटली यू विल बी अ गुड